इस वीडियो में हम क्लास 9th का हिंदी बुक जो बिहार बोर्ड का है, इसका चैप्टर नंबर 2 भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, इस चैप्टर का 19 क्वेश्चन आंसर है। 19 प्रश्न का हल करेंगे इस वीडियो में, लिख कर के आपको बताया गया है। पहला चैप्टर का वीडियो प्ले लिस्ट में है, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न 1 है, नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए उत्तर होगा इसका, नालंदा में ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हुए थे। एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग में विद्या संबंधी सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण उपयुक्त बातें कही गई है। आप इसको स्क्रीनशॉट करके लाइक कर दीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न समझते हैं। दूसरा प्रश्न है, मगध की प्राचीन राजधानी का क्या नाम था और वह कहाँ अवस्थित थी? उत्तर इसका होगा, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम राजगिरी था और वह 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरिब्रज या राजगिरी नाम से प्रसिद्ध थी। स्क्रीनशॉट कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न समझते हैं। बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? बुद्ध के समय नालंदा के गांव में प्रव्रजकों का अम्रवान था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, महावीर और मेखली पुत्र गौसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी? इसका उत्तर होगा, जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा के उपग्राम वाहिरिक में महावीर और मेखली पुत्र की भेंट हुई थी। आप ये तीनों प्रश्न का स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर आप 5 समझते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षवास किया था? इसका उत्तर होगा, महावीर ने नालंदा में 14 वर्ष का वर्षवास किया था। छठा प्रश्न हमारा है, तारानाथ कौन थे? उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया है? उत्तर होगा इसका, तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ तिब्बत के निवासी थे और उनके अनुसार नालंदा सारीपुत्र की जन्मभूमि थी। तो ये छठा प्रश्न था, आप स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए 7वां जानते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। 7 नंबर प्रश्न है, एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ? तो इसका उत्तर होगा, नालंदा की प्राचीनता की अनुभूति बुद्ध अशोक दोनों से संबंधित है। अनुश्रुति बुद्ध अशोक दोनों से संबंधित है, किंतु एक प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ। 8वां प्रश्न है, फहान कौन थे? वे नालंदा कब आए थे? फहान चीनी यात्री थे जो 4वीं सदी में नालंदा आए थे। उन्होंने सारीपुत्र के जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर निर्मित स्तूप के दर्शन किए। 9वां प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था? उस समय नालंदा की दशा क्या थी? हर्षवर्धन के समय 7वीं सदी में युआन चांग भारत आए थे। उस समय नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। 10वां प्रश्न, नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया है? इसका उत्तर होगा, चीनी यात्री युआन चांग ने एक जातक कहानी का हवाला देते हुए बताया है कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा था कि यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं हुई थी, नो अल्लाह, और इसी प्रकार से उनका नाम नालंदा पड़ा था। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। 11 नंबर में प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? इसका उत्तर होगा, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। कहा जाता है कि इसका आरंभ 5 व्यापारियों के दान से हुआ था, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दी थी। चलिए 12 नंबर का प्रश्न समझते हैं। 12वां प्रश्न है, यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। इसका उत्तर होगा, यहाँ के विहारों की पंक्तियाँ के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे, जिनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। बीच बीच में सघन आम्र कुंजों की छाया थी। यूं तो भारतवर्ष में अनेक संधाराम है, किंतु नालंदा उन सब में अद्वितीय है। चलिए 13 नंबर का उत्तर जानते हैं।
13 नंबर प्रश्न है, इत सिंह कौन था, उसने नालंदा के बारे में क्या बताया है? तो इसका उत्तर होगा इत सिंह चीनी यात्री था। उसके समय में नालंदा विहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं उनसे इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट होती है। 14 नंबर का प्रश्न है, विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक एक ताम्रपत्र खुदाई में मिला है। इससे ज्ञात होता है कि सुमात्रा के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर से 500 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण करवाया। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए 15 नंबर का प्रश्न जानते हैं। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। 15 नंबर प्रश्न हमारा है, नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी? तो उत्तर होगा इसका, नालंदा का शिक्षा क्रम बड़ी व्यवहारिक बुद्धि से तैयार किया गया था। 1 नंबर में शब्द विद्या या व्याकरण, जिससे भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके। उसके बाद दूसरा था हेतु विद्या या जिसको तर्क शास्त्र बोलते हैं, जिससे विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बात को परख सके। और तीसरा था चिकित्सा विद्या, जिससे सीखकर छात्र स्वयं स्वस्थ रह सके एवं दूसरों को भी निरोग बना सके। अगला था 4 नंबर में शिल्प विद्या, ये एक ना एक शिल्प को सीखना यहाँ अनिवार्य था, शिल्प विद्या। और 5वां था, इसके अतिरिक्त लोग अपने रुचि के अनुसार अपना जो उसका जिसमें रुचि रहता था धर्म और दर्शन का अध्ययन करते थे। चलिए 16 नंबर प्रश्न का उत्तर जानते हैं। 16 नंबर में है, नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची बनाइए। इसका आंसर होगा, जिस समय धर्मपाल इस संस्था के कुलपति थे उस समय शीलभद्र, ज्ञानचंद, प्रभामित्र, स्थिरमती, गणमती आदि अन्य आचार्य युवान चांग के समकालीन थे। ये 16 नंबर का था। चलिए 17 नंबर का उत्तर जानते हैं। 17 नंबर में है, शीलभद्र से युवान चांग की क्या बातचीत हुई? तो उत्तर होगा, जब युवान चांग नालंदा से विदा होने लगे तब आचार्य शीलभद्र एवं अन्य भिक्षुओं ने उनसे यहाँ रह जाने के लिए अनुरोध किया। युवान चांग ने उत्तर में यह वचन कहे कि यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम न हो सकना असंभव है, लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूं और मेरा यहाँ आना लाभप्रद सिद्ध हुआ। तो ये बातचीत हुई थी। 17 नंबर का स्क्रीनशॉट कीजिए। 2 प्रश्न और है, 18 और 19। चलिए जानते हैं। 18 नंबर है, विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों के प्रयासों के विवरण दीजिए। इसका उत्तर होगा, पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट स्त्रोंग छनगम्पो जो 630 ईस्वी में अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने यहाँ के विद्वान थोन्य संभोट को नालंदा भेजा, जिसने आचार्य देवविद सिंह के चरणों में बैठकर बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। ये 18 का और 19 का आंसर समझते हैं। 19 का क्वेश्चन है, ज्ञान दान की विशेषता क्या है? उत्तर होगा इसका, ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित और अनंत होता है। न उसे बांटने वालों की तृप्ति होती है और न उसे लेने वालों की। यह ज्ञान दान की विशेषता कही गई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार बोर्ड से हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो।